Good morning, class. Myself Amit Pathak. Today we will discuss a very interesting chapter, soil, of class 7th. First of all, we will discuss what is soil. The uppermost layer of the earth is known as soil. जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है वो क्या कहलाती है? soil कहलाती है. अगर हम देखें तो ये जो लेयर है इसमें सैंड, मड और रॉक के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. इसमें एक और भी चीज इन्वॉल्व होती है, ह्यूमस. ह्यूमस क्या है कि जब कोई प्लांट रोटन हो जाता है, सड़ जाता है या डेड हो जाता है या कोई एनिमल डेड हो जाता है तो वो मिट्टी के नीचे चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है. मिट्टी जो बनती है बच्चों वो वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है. इसमें दो तरह की हमारे पास वेदरिंग इन्वॉल्व होती है जिसे हम फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं. अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे तो फिजिकल वेदरिंग जो होती है, इस वेदरिंग के अंदर केवल जो पेरेंट्स रॉक होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाती है. किसकी वजह से? हवा की वजह से, पानी की वजह से. फ्रोस्ट कहते हैं पाले को, जो कि विंटर के सीजन्स में पड़ते हैं. और इस तरह से जो मिट्टी के जो रॉक, पेरेंट्स रॉक होती है, फिजिकल वेदरिंग के थ्रू छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है. अब ये चीज आप देख रहे हैं कि फिजिकल वेदरिंग में मैंने आपको ये बताया कि जो पेरेंटल रॉक होती है वही छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है और टूटने के बाद में जो पेरेंट रॉक कहिए या फिर ओरिजिनल रॉक कहिए वो किस तरीके से टूटती है तो उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है वोल्केनिक इरप्शन. दूसरा है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर है, जैसे आपके पास हैवी रेनफॉल है. ये सारी चीजें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो जो पेरेंट रॉक होती है वो टूट जाती है. इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर, लेकिन जो आप यहाँ देखेंगे कि जो फिजिकल वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो आपको गर्मियों के सीजन्स में थोड़ा तेज होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो होता है एक मेजर पार्ट होता है क्रैकिंग के लिए. इसमें अर्थक्वेक भी है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रॉक्स को स्प्लिट करने के लिए. तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है. केमिकल वेदरिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल वेदरिंग में जो पेरेंटल रॉक्स है वो स्मॉल पीसेस में टूट गई है. अब जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, बड़े जो रॉक थे वो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में टूट गए हैं. तो अब उन रॉक पार्टिकल्स के अंदर केमिकल, वहां से फिर केमिकल वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है. और उसके अंदर क्या होता है कि जो टॉपमोस्ट लेयर है वहां से जो मिनरल्स होते हैं वो उन रॉक पार्टिकल्स के अंदर मिक्सअप होते हैं और जो मिट्टी होती है वो बन के तैयार हो जाती है. तो यहां पर अगर हम देखें दो चीजें हैं, वेदर और क्लाइमेट. ये दोनों ही फैक्टर हमारे पास जो हैं इंपॉर्टेंट हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. अगर हम देखें कि जो मिट्टी बनी हुई है हमारे पास, जो मिट्टी बनी है तो उस मिट्टी के बनने में उस पर्टिकुलर पेरेंटल रॉक्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि हर जगह की मिट्टी जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है. कुछ जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा सैंडी होती है, रेतीली होती है, कुछ जगह की मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. तो दैट डिपेंड्स कि वो किस तरह के पेरेंट रॉक से मिलकर के बनी है. तो जो मिट्टी की प्रॉपर्टी है वो जनरली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी जो पेरेंटल रॉक्स है उसकी खासियत कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है. जैसा पेरेंटल रॉक होगी वैसी ही उसके से बनने वाली मिट्टी की प्रॉपर्टी होगी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो कि हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया जैसे कि क्लाइमेट है, ठीक, जैसे वार्म क्लाइमेट में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो मिट्टी के बनने की प्रोसेस है वो तेज होती है। जो विंटर सीजन होते हैं उनमें मिट्टी के बनने की जो प्रोसेस होती है वो लेट होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरी चीज आती है कि किस तरह की मिट्टी बनेगी, तो जिस तरह की पेरेंटल रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसके अंदर गुण होंगे, उसी की तरह की मिट्टी बनेगी। तीसरा है स्लोप ऑफ लैंड। ये भी डिपेंड करता है कि वहां की जो लैंड है उसमें ढाल कैसा है। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जनरली दो ही स्टेजेस हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल, और ठीक है, इन्हीं दोनों के थ्रू वो जो है मिट्टी हमारे बन के तैयार हो जाती है। ह्यूमस की अगर हम बात करें तो ह्यूमस आपको मैंने अभी बिगनिंग में ही बताया कि एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल से बनता है। ये अपर मोस्ट लेयर। दूसरा यहाँ एक टॉपिक है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, जो कि इस लेयर में जो है हमारे पास ह्यूमस और फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, डस्ट और सैंड के। यहां पर अलग अलग तरह के हमने कुछ, ये देखिए सॉइल होरिजन बनाए हुए हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो ओ के नाम से इंडिकेट होती है। उसके ठीक से नीचे ए आप लेयर देखोगे जिसको हम टॉप, जहाँ पे टॉप सॉइल होती है, उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो जो बी हॉरिजॉन होता है उसको हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। सी हॉरिजॉन में हम बेड रॉक्स पाई जाती हैं। इस तरीके से ये एक हम सॉइल हॉरिजॉन्स को बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ऊपर वाले में यहाँ ह्यूमस के ठीक नीचे टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल के नीचे फिर सब सॉइल के नीचे फिर बेड रॉक्स वगैरह है। यहां पर अगर हम देखें कि मिट्टी किन किन चीजों से मिलकर के बनती है, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक ग्लास ले लिया हमने और उस ग्लास के अंदर पानी ले लिया और उसके अंदर मिट्टी आपने डाल दी। तो जब आप मिट्टी को डालेंगे तो सबसे ऊपर कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर कोई चीज, छोटे छोटे ग्रासी चीजें या छोटी छोटे पार्टिकल्स आपको अपर मोस्ट लेवल पे दिखाई देंगे। वो आपको जस्ट लाइक ह्यूमस है। उसके ठीक नीचे आपको पानी की एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देगी। उसके नीचे आपको फिर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्ले, मिट्टी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। उसके ठीक नीचे देखेंगे तो इन जो सैंड पार्टिकल्स हैं इनकी जो थिकनेस है थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो वहां पर छोटे छोटे बारीक जो है ग्रेवल्स, पत्थर वगैरह, पीबल्स, ये सब आपके पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पर अलग अलग साइजेस दे रखी है पार्टिकल्स की। जैसे क्ले की जो साइज होती है, मिट्टी जो क्ले है इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उनके क्या साइजेस हैं, ये यहाँ पर इस चार्ट में हम देख पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो क्ले, तो इनके जो डायमीटर होता है इनके उसका पार्टिकल्स का वो 0.002 और फिर स्लेट का 0.002 से 005 ऐसे तक होता है, 0.05 तक। इसी तरह से हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो मिट्टी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि एब्जॉर्प्शन। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। मिट्टी क्या करती है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की रखती है, कैपेसिटी होती है उसके अंदर। मॉइस्चर ऑफ सॉइल, मिट्टी की नमी। और तीसरा होता है पर्कुलेशन ऑफ वाटर। पर्कुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लिक्विड स्लोली पासिंग थ्रू अ फिल्टर। यहाँ पर हम पर्कुलेशन रेट निकालते हैं। जैसे कई बार की जो मिट्टी है वो उस मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास फील्ड है जहाँ पर हमने मान लीजिए 200 ml को पानी को उसमें डाला और 200 ml को पानी को डालने पर हमें ऐसा लगा कि उस 200 पानी को एब्जॉर्ब होने में 40 मिनट्स लगे। तो 200 डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास पर्कुलेशन रेट आ जाएगा कि उस मिट्टी का पर्कुलेशन रेट क्या है। सॉइल इरोजन आपको पता है कि जो
वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द टॉप सॉइल गेट्स रिमूव ड्यू टू वाटर एंड विंड, जो फर्टाइल सॉइल होती है उसका रिमूव हो जाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। अलग अलग तरह की हमारे पास सॉइल है, जैसे सैंडी सॉइल है। तो सैंडी सॉइल में आपके पास क्या है कि इस तरह के जो सॉइल होती है इसके अंदर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्लेली सॉइल, इसके अंदर फर्टिलिटी रेट अच्छा होता है, इसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है, ज़्यादातर जो हम अपनी एग्रीकल्चर में जो यूज़ करते हैं ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इसमें हम इस मिट्टी से हम क्या करते हैं, जो टॉय वगैरह है मिट्टी के वो भी हम बनाते हैं। ये भी हमारे पास एक अच्छी और फर्टाइल सॉइल होती है, जिसका भी ये भी हमारे पास एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़फुल होती है। गार्डनिंग पर्पस में ये काफ़ी यूज़फुल होती है हमारे लिए। सॉइल इरोजन को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है, तो हमको डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो हम पौधों को काट रहे हैं उन पे हमें उनको रोकना होगा। ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल, ज़्यादातर कई बार क्या होता है हम फील्ड में एनिमल्स को एक ही जगह पर क्या करते हैं, वो ग्रेजिंग करते रहते हैं, घास वगैरह को चरते रहते हैं, तो वहाँ की सारी घास वो होती है रिमूव हो जाती है, फिर वहाँ से मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है। तीसरा, फ्लड और जो है हमारे पास हैवी रेनफॉल है, ये भी हमारे पास इससे हम मिट्टी उड़ती है तो इसकी रोकथाम करके हम कर सकते हैं इसको। जो हम इम्प्रॉपर फार्मिंग करते हैं, ठीक तरह से नहीं करते हैं, वो भी हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन के लिए, सॉइल को इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। जैसे डिफॉरेस्टेशन की जगह हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। ओवरग्रेजिंग, जानवरों के ज़्यादा एक पर्टिकुलर प्लेस पे उनकी ग्रेजिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, टेरेस फार्मिंग को, हिली एरियाज जो है जहाँ पर बहुत लेस चांसेस हैं हमारे पास फार्मिंग के, वहाँ पर टेरेस फार्मिंग वगैरह को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी पूरी हो जाएंगी। आई होप बच्चों कि आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, और थैंक यू सो मच।